हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से अरुण कमल द्वारा लिखी गई दो कविता। पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने अपेक्षित हैं, आखिर कब तक? कवि कहना चाहते हैं कि इनकी स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। नए इलाके में पहली कविता है नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि कहते हैं कि नई नई बस्ती लगातार बसने और नए नए मकान बनने के कारण कभी किसी नए क्षेत्र में पहुंचते हैं तो प्रायः रास्ता भूल जाते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। कवि आने जाने के रास्तों और ठिकानों तक पहुंचने के लिए जो निशान बनाए हुए थे वे अब काम नहीं आते। चिर परिचित लंबे समय से खड़ा पुराना पीपल का पेड़ ढूंढते हैं जो अब कट चुके हैं। वे पुराना खंडहर जैसा घर ढूंढते हैं जहां अब नए मकान बन चुके हैं। वे उस खाली जमीन का टुकड़ा ढूंढते हैं जहां से उनको बाएं मुड़ना था, पर वह खाली जमीन पर मकान बन गए हैं। खाली जमीन से 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक लगे हुए एक मंजिला मकान ढूंढते हैं जो अब 2-3 मंजिल का हो गया है और फाटक पर रंग चढ़कर नया हो गया है। मकान सज धज गया है। कवि को सब कुछ नया लगता है और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। कवि अक्सर ठिकाना भूलकर या तो अपने घर से एक आध घर पहले ही मुड़ जाते हैं या फिर डगमगाते हुए 2 घर आगे पहुंच जाते हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। यहाँ रोज इतना सब कुछ बन रहा है या नई नई घटनाएं घट रही हैं कि पुरानी जगह ढूंढने के लिए अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बदली हुई स्थिति में यादें काम नहीं आती। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? एक ही दिन में इतना नया निर्माण हो जाता है कि कल बनी जगहें पुरानी पड़ जाती है। जैसे वसंत यानी फरवरी मार्च में वो गए हों और पतझड़ यानी सितंबर अक्टूबर में 4-5 महीने के बाद लौटे हों। एक दिन का समय 4-5 महीने के समय जैसा लगता है। जैसे बैसाख में गया हूँ और ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों को लौटा हूँ, यानी 4-5 महीने बाद लौटा हूँ। बसंत का गया पतझड़ को लौटा या बैसाख का गया भादों को लौटा का अभिप्राय है कि कुछ कुछ ही समय में एकाएक परिवर्तन हो जाना, आने और जाने के समय में ही अद्भुत परिवर्तन हो जाना। पुरानी यादों के सहारे जब नए इलाके में जाता हूँ तो ऐसा आश्चर्य होता है मानो मैं बसंत के मौसम में वहां गया था और लौटा हूँ तो पतझड़ हो गए। मानो बैसाख के महीने में बस्ती में गया था और लौटते लौटते भादो आ गए। आशय यह है कि नई बस्ती में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अब तो इन बस्तियों में अपना ठिकाना तलाशने का यही एक उपाय है कि लोगों के घर घर जाकर उनका मकान खटखटाया जाए और उनसे पूछा जाए
कि क्या यह वही घर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चली पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। परंतु तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तुम पूछते हुए भी ऐसे घबरा रहे हो मानो आकाश ढहा जा रहा है, अर्थात जोरों की वर्षा होने वाली है या फिर बाढ़ आने वाली है। तुम्हें इस बात का इंतजार है कि शायद तुम्हारा कोई जाना पहचाना आदमी तुम्हें पहचान ले और तुम्हारा नाम पुकार कर बुला ले। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि शहरों में होने वाले तेज विकास और अंधाधुंध प्रगति के कारण चारों ओर एक अजनबीपन पसर गया है। लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाना नहीं चाहते। इस तेज प्रगति के कारण आदमी का मूल्य घट गया है। इस होड़ में मानव असहाय और अकेला रह गया है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक दूसरे का हालचाल पूछ सके। कोई हमें पहचान कर पुकार ले तो वह भी आश्चर्यजनक अनुभव प्रतीत होता है। दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में कवि मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। उन्हें कई गलियों के बीच, अनेक नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास वहां रहना पड़ता है जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। एक छोटे से इलाके या टोले में वे लोग रहते हैं जो सुगंध फैलाने वाले अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए, जूही की डाल से खुशबूदार, ये सब हाथ की विशेषताएं हैं। उभरी नसों वाले हाथ, यहाँ बड़े बूढ़े के हाथ को कहा गया है। घिसे नाखूनों वाले हाथ, ज्यादा काम करने वालों के हाथ को कहा गया है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, बालक बालिका के हाथ को कहा गया है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी नवयुवतियों के हाथ। गंदे कटे पिटे हाथ, यानी ज्यादा काम करने वाले मजदूरों के हाथ। जख्म से फटे हुए हाथ, यानी जो अपने मालिक, पति या घर वालों से प्रताड़ित होकर काम करते हो, जिनके शरीर पर जख्म के निशान हो, उनके हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहना चाहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, वे तरह तरह के हैं। उनमें वे बूढ़े बूढ़ियां भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियां बनाने वालों में वे नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल है। उनमें वे नवयुवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। इनमें काम के बोझ के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं जो अपने मालिक या अपनों से ही मार खाए हुए हाथ है। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुका है, फिर भी वे काम करते ही रहते हैं और खुशबू रचते रहते हैं, यानी विपत्तियों के बावजूद भी वे काम करते चले जाते हैं, अगरबत्तियां बनाते चले जाते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मुहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खश और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं, देखो यह कैसा मजाक है, यह कैसी विडंबना है कि देश की मशहूर या प्रसिद्ध अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मुहल्लों के गंदे लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हीं गंदे मुहल्लों में रहने वाले गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंध वाली
गम गम करती हुई अगरबत्तियां बनाते हैं। यद्यपि ये दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहते हैं और वहीं जीते हैं, परंतु अपने हाथों से दुनिया को महका देने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। अर्थात कवि मजदूरों और कारीगरों की एक तरफ दुर्दशा का वर्णन करते हैं, दूसरी तरफ उनके उद्धार की चेतना जगाने का प्रयास करते हैं। कवि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों का गंदगीपूर्ण वातावरण दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि इनकी स्थितियों में सुधार होना चाहिए। इन्हें इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वे साफ स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। इनकी बस्तियों का उद्धार होना चाहिए ताकि ये सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। इस कविता में कवि ने बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे स्थान या ऐसी वस्तुएं एक ही नहीं अनेकों होती है। इस प्रकार के मजदूर अनेक स्थानों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, किसी भी कविता का अर्थ और भावार्थ आप अच्छी तरह समझ लेते हो, तो हर तरह के प्रश्नों का निर्देशानुसार उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाओगे। मुझे उम्मीद है कि कविता का अर्थ और कवि का आशय आप समझ चुके होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बातें कर सकते हो। दोनों कविता का अर्थ यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।